अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो शुरू करना है, जो कि है लॉजिक्स के बारे में। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडक्शन आ जाती है। इंडक्शन क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये हम डिपेंड करती है ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे, यानी एक्सपेरिमेंट्स को बार बार करके हम उससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये वाली जो प्रोसीजर है ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और वेल नोन फैक्ट्स को यूज़ करते हुए जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो वो कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है बार बार रिजल्ट्स निकालने के लिए, और डिडक्टिव रीजनिंग में हमें वेल नोन फैक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ लॉजिक ऑपरेशंस हैं कि अगर किसी के साथ सिंबल इस तरह का आएगा तो ये नॉट पढ़ा जाएगा। जैसे पी के साथ ये लिखा हुआ तो ये नॉट पी पढ़ा जाएगा, और इसे नेगेशन ऑफ पी भी कहा जाता है। फिर इसी तरह ये जो इस तरह का साइन है ऊपर को, ये एंड कहलाएगा और ये पढ़ा जाएगा पी एंड क्यू। ये वाला साइन कहलाता है और पी और क्यू। ये जो एरो का साइन है इसे दो तरह से पढ़ सकते हैं, इफ़ देन, यानी जैसे अगर इफ़ पी देन क्यू, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों तरफ एरो का साइन है ये इक्विवेलेंट को शो करता है, या फिर दूसरी इफ़ एंड ओनली इफ़ को। तो पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, या फिर पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो ये दो तरीके हैं इसको पढ़ने के। ये हमारे पास कुछ साइंस हैं। तो नेगेशन में क्या होता है कि नेगेट कर देते हैं। अगर ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है जी कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ये पी एंड क्यू को ही कंजक्शन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो सिंबल हमने पढ़ा है एंड, पी एंड क्यू, यही कंजक्शन इसका दूसरा नाम है। ठीक है। और ये जो टेबल बने होते हैं ये ट्रुथ टेबल कहलाते हैं। जैसे ये कंजक्शन का ट्रुथ टेबल है कि दोनों वैल्यूज़, ये पी और क्यू इनपुट होती है और ये हमारा आंसर होता है। तो अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो आंसर आएगा ट्रू। एक ट्रू दूसरी फॉल्स है तो बाकी सब केसेस में फॉल्स है। सिर्फ ट्रू कब है? जब दोनों ट्रू है। तो अगर थोड़ा गौर करें तो पी एंड क्यू जो है ये असल में मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर कर रहा होता है। जैसे ट्रू ज़रब ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स जो है वो फॉल्स। यहाँ पे असल में ये मल्टीप्लिकेशन को इसलिए ज़ाहिर करता है कि अगर हम इसको 1 0 की शक्ल में लिख लें तो ट्रू 1 होता है 1, फिर ट्रू फॉल्स 1 0, फिर 0 1 और 0 0। ये चार पॉसिबल हमारे पास इनपुट होती हैं। तो जब एक को एक से ज़रब देंगे एक आएगा, 0 से ज़रब देंगे 0 0 ज़रब 1 0 0 ज़रब 1 0। तो सिर्फ जब दोनों 1 होंगे तब आंसर 1 आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब आंसर ट्रू आएगा। बाकी हर केस में ये 0 0 बनेगा। इसी तरह ये डिसजंक्शन फंक्शन है। ठीक है। और वाला पी और क्यू, और जो है वो हमारा एडिशन होता है। यानी जैसे अगर इसी को मैं और में कन्वर्ट कर लूँ, इसी को अगर मैं और में लिखूँ, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास पी और क्यू है, तो 1 जमा 1, 1 जमा 1 क्या होगा? 1 जमा 1 2 होता है, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम क्योंकि हमारे पास दो ही पॉसिबल वैल्यू नहीं है, 0 या 1, तो मैक्सिमम 1 ही आएगी। तो 1 जमा 1 1, फिर 1 जमा 0 ये भी 1 हो जाएगा, फिर 0 जमा 1 ये भी 1 हो जाएगा, 0 जमा 0 ये 0 होगा। तो ऊपर वाले तीनों 1 आएंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले तीनों ट्रू हैं और लास्ट वाला फॉल्स है। इसी तरह हमारे पास इम्प्लीकेशन और कंडीशनल है। इसमें क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q, ये भी हमने अभी पढ़ा था साइन इसका, P इम्प्लाइज Q, कि अगर P ट्रू है,
P इम्प्लाइज Q, अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तब हमारा आंसर फॉल्स आएगा, बाकी हर केस में आंसर इसका ट्रू आता है। तो इसमें सिर्फ ये वाली कंडीशन याद करने की ज़रूरत है कि अगर पहली रकम ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब इसका आंसर फॉल्स है, बाकी हर केस में इसका आंसर ट्रू आता है। तो ये ट्रूथ टेबल है। उसके बाद ये बाई कंडीशनल है हमारे पास, जो इक्विवेलेंट वाले यूज़ किए थे हमने। फिर ये कुछ कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशन, जिसमें Q इम्प्लाइज P इज़ कॉल्ड द कन्वर्स, यानी ओरिजिनल हमारे पास ये होगा P इम्प्लाइज Q, तो अगर इसका कन्वर्स क्या कहलाएगा, Q इम्प्लाइज P, ये इसका कन्वर्स कहलाएगा। P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P, और इन्वर्स इसका क्या कहलाएगा, P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स होगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, यानी दोनों के साथ नेगेशन लगा देंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। फिर कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, उसमें क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसको उल्टा भी देंगे, P इम्प्लाइज Q जो है वो Q इम्प्लाइज P बनेगा और साथ में नेगेशन भी आ जाएगी, तो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P इसका कंट्रापोजिटिव आ जाएगा। फिर ये आगे इसका ट्रुथ टेबल है, ये क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनमें डिफ्रेंशिएट करना हमने। कंजक्चर है, कंजक्चर क्या होता है, एक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस कह लें, जो कि बिलीव किया जाता है कि ये ट्रू है लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ। यानी कोई भी हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और हमें अंदाज़न हम कह देते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसको भी प्रूव नहीं हम किया, तो वो कंजक्चर कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं जिनको ट्रू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कह दिया कि ये स्टेटमेंट इस तरह है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कह लें आम लफ्ज़ों में, तो वो हमेशा ट्रू ही होगी, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो एक्सियम कहलाता है। फिर हमारे पास है एक्सियम के बाद यहाँ पे हाइपोथेसिस, कंजक्चर भी हो गया, एक और चीज़ थी थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, ये कंजक्चर को जब प्रूव कर लिया जाता है तो तब वो थ्योरम कहलाता है। यानी कंजक्चर एक स्टेटमेंट है जो भी प्रूव नहीं हुई, जब इस कंजक्चर को प्रूव कर लिया जाए मैथमेटिकली तो ये थ्योरम बन जाता है। और एक्सियम ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा ट्रू ही होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमें मालूम होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारा MCQs वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। 4 ऑप्शन गिवन। पहले में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हमने पढ़ा था कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, ये इसके ऑप्शन ए है, पहले पेज पे है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके रिजल्ट निकालते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम एक यूनिवर्सल, एक वेल नोन फैक्ट को इस्तेमाल करके रिजल्ट बताते थे, तो इसके ऑप्शन ये डी होगी, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। सेट ऑफ इंटीजर इज़ फाइनाइट, तो कोई भी सेट फाइनाइट नहीं होता, वो चलता जाता जब तक उस पर खुद कंडीशन ना लगाएं। सम ऑफ इंटीजर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑलवेज 180, ये गलत है। 4 साइड्स वाला जो शेप होती है उसकी 180 जो है, ये ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, 4 वाले का नहीं होता। तो बाई बटा 7 डजन बिलोंग टू इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ, और हम पढ़ के चुके हैं कि P बटा Q की शक्ल जो है ये रैशनल नंबर होते हैं जिसे Q से ज़ाहिर किया जाता है, तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और चौथी, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें सिर्फ 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी नहीं, जबकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द नेगेशन ऑफ द। ओके, इसका नेगेशन बताना हमने, तो नेगेशन का साइन हमने पढ़ा था कुछ इस तरह का था, तो अगर ये P के साथ लगा दें तो ये नॉट P कहलाता है। द स्टोव इज़ बर्निंग, तो यहाँ पे ये P, ये है स्टोव, तो द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, यानी पहले ये जल रहा था, P नहीं होगा, ये बर्निंग यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो P कहलाएगी।
तो स्टव इज़ बर्निंग, द स्टोव इज़ बर्निंग, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, इसकी एक्यूरेट ऑप्शन होगी। हमने सिर्फ साथ में नेगेशन लगा दिया, बर्निंग के साथ नॉट लगा दिया। फिर हमारे पास है क्वेश्चन इसका 5th पार्ट, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट। कंजक्शन हमने पढ़ा था एंड को कहते हैं, पी एंड क्यू कंजक्शन को। तो कंजक्शन के अंदर ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन, तो जब ट्रू कब होती थी, जब दोनों ही ट्रू होते थे। जैसे ट्रूथ टेबल इसका अगर आप देख लें पीछे भी, तो दोनों अगर ट्रू हैं तब ट्रू है, बाकी हर केस में ये आंसर इसका फॉल्स ही आता है। ये हम वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, इसका ट्रूथ टेबल आप पीछे से चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दो स्टेटमेंट का पी एंड क्यू तभी ट्रू होता है जब दोनों पी एंड क्यू ट्रू हों। उसके बाद कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। कंडीशनल फॉल्स कब होती है, ये भी मैंने बताया था जब यहाँ पे हमने पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ा था कि ये सिर्फ एक केस में फॉल्स है, बाकी हर केस में ट्रू है। और वो केस कौन सा था, जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और अगली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो, तब इसका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो ये ए ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट जो है ये पी है, इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है, एंटीसीडेंट, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। अब कंट्रापोजिटिव है, कंट्रापोजिटिव में दो चीज़ें थी, एक तो इसको उल्टाना था, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी को पी इम्प्लाइज क्यू बना देना और फिर दोनों के साथ नॉट लगा देना, तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, इसकी ये सी ऑप्शन। द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब ये एक हमने अंदाज़ा लगाया एक चीज़ का कि दो से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं वो दो प्राइम नंबर को ऐड करने से बन जाते हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं है, तो ये कंजक्चर है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रूव नहीं हुई अभी, कंजक्चर है ना, हमने ये स्टेटमेंट कहीं पे यूज़ की हुई है एज आ फार्मूला या एज आ आइडेंटिटी, तो ये कंजक्चर हो सकता है। और एक्सियम तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सियम क्या होता है, जिसे प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ये तो हम बिना प्रूव किए इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो प्रूव नहीं हुई, अगर ये प्रूव हुई होती तो ये थ्योरम बन जाती, लेकिन ये चूँकि प्रूव नहीं है तो ये कंजक्चर है। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट्स के दरमियान, कोई भी दो पॉइंट है उनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है, तो बिल्कुल ड्रा करके देख लें, की जा सकती है। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ना हो उसे कहते हैं एक्सियम। द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, और हमने ये ट्रायंगल वाले चैप्टर में बहुत दफ़ा यूज़ किया है ये फार्मूला, यानी ये प्रूव्ड चीज़ है, तो जो प्रूव्ड चीज़ होती है वो थ्योरम कहलाती है। ये थे जी हमारे पास MCQs, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।